स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ हरियाणा PSC का जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको ये समस्या आ रही है कि किस तरह से फॉर्म को भरा जाए, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। बहुत से मैसेज ऐसे मिले कि क्या बाहरी स्टेट वाले भी भर सकते हैं या नहीं, तो उस बारे में सारी जो संपूर्ण जानकारी है वो मैं अभी इस नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा नोटिफिकेशन। तो देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, तो जो ये नोटिफिकेशन आया है इसकी जो 3 लाइन ये जो लिखी हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखिए, जो स्टार्टिंग डेट है वो है 16 तारीख, ठीक, यानी कि स्टार्ट हो चुका है 16 फरवरी 2023 से, ठीक। उसके अलावा क्लोजिंग डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 12 मार्च, ठीक। 12 मार्च को रात को 11:55 तक, ठीक है। 12 मार्च को रात को 11:55 तक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको ये डेट, ठीक। उसके अलावा ये फॉर्म भरा कहाँ से जाना है, तो ये फॉर्म भरा जाना है इस वाले लिंक से, ठीक। इसको आप क्लिक करके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप पहुंच जाएंगे इस साइट पे, हरियाणा PSC की गवर्नमेंट की साइट पर, और फिर वहां से अप्लाई नाउ करके आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। देखो, इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में देख लीजिए कि कैंडिडेट टू एंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जाम। क्या है भाई एलिजिबिलिटी इसकी? तो आपको जैसा कि पता है कि सबसे पहले एक प्रीलिम्स होता है, उसके बाद एक मेंस होता है, और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप प्री में पास होंगे तब आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, और फिर जब मेंस में पास होंगे तो फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो प्री का टेस्ट होगा वो एक तरह से क्वालिफाइंग आप कह सकते हैं। क्वालिफाइंग से मेरा कहने का मतलब क्या है कि उसके मार्क्स जो फाइनल स्कोर होगा उसमें नहीं जुड़ते हैं। प्री सिर्फ एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे सारे बच्चे जो फॉर्म भरते हैं उन फॉर्म भरे हुए बच्चों में उतने बच्चे अलग कर लिए जाते हैं जो बच्चे उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके मार्क्स हैं जो वो मेंस में और इंटरव्यू के साथ जोड़े नहीं जाते। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही बनती है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपका एक प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, और फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होगा जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें ये अप्लाई किस तरह करना है वो मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट पे जाकर के आपको सीधे इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट की बात भी मैंने आपको बता दी कि 11:55 तक रात को, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गाइडलाइंस क्या है इसमें, कैटेगरी बाइफर्केशन है जो पोस्ट वगैरह का, सारा इसके बारे में आपको डिटेल चर्चा की गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कितनी पोस्ट है इस पे, ठीक है। तो इसको आप ये टेबल को ठीक से आप देख लीजिए, ठीक है। ये टेबल को आप जब देखते हैं तो लास्ट में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये अलग अलग सबकी सेपरेटली बताई गई है। टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 95 वैकेंसीज, ठीक है। अब किस कैटेगरी में कितनी है तो उसके बारे में, अब ये जो एग्जाम है ये दो पोस्ट हैं इसमें। एक आपका एलाइड सेक्टर वाली हो जाती है, और एक एलाइड सर्विसेज, और एक आपकी होती है मेन वाली, ठीक है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव पोस्ट बोलते हैं। तो हर कोई जो नॉर्मली जो हर चीज में एलिजिबल होता है वो होता है आपका ये एग्जीक्यूटिव वाली के लिए, ठीक है। जैसे कि आप इसको आप देख लीजिए। देखिए, अगर आप शुरुआत में देखेंगे, ठीक है, ठीक है, शुरुआत में अगर हम चलते हैं तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये है आपका एग्जीक्यूटिव वाला, ठीक है। ये इसमें है कितनी, जनरल की 7 वैकेंसी है, SC की 2, उसके बाद EWS की 1, और टोटल है 10, ठीक। तो ये आपको जो है वो आपका एक्स सर्विसमैन के लिए है, जनरल में 1 वैकेंसी, ठीक। PWD की मतलब फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी, इस पर वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये है मेन एग्जीक्यूटिव ब्रांच। और फिर उसके अलावा बाकी ये DSP की, ये ETO की, ये DFSC की, और ये तहसीलदार, ये बाकी सारी पोस्ट, इसका विवरण पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा किस में कितनी वैकेंसी है। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जब आपको प्रेफरेंस भरनी होती है, सर्विस ऑर्डर भरना होता है, तो वो उसी वैकेंसी के आधार पर ही भरना ठीक रहता है, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आगे बढ़े तो ये कुछ एब्रीविएशंस दिए हैं कि जो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं कि ये ETO क्या होता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, तो ये सारा उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ हैं कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें दो, एक विजुअली हैंडीकैप और एक आपका जो नॉर्मल वाला दूसरा। तो विजुअली हैंडीकैप के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, ठीक है, जिसको क्या है विजन में देखने में जो प्रॉब्लम है उसके लिए, और बाकी 3 पोस्ट हैं बाकी तरह की डिसेबिलिटीज के लिए, ठीक। तो यहाँ पर ये रिजर्वेशन इसके लिए दिया गया है, ठीक है। उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो तारीखें बताई है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्री की जो तारीख है वो है मई 2023 में होने वाला है प्री। उसके अलावा जो मेंस है वो होने वाला है जुलाई अगस्त 2023 में, और फिर जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी इसमें दी गई है वो मई और जुलाई अगस्त के बारे में दी गई, प्री और मेंस की, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर है जो प्री का और मेंस का जो है वो सेंटर है जो वो बाद में बता दिया जाएगा। आपको अभी फॉर्म भरते पे चॉइस डालनी है और फिर उसके बाद वो फॉर्म आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको सेंटर मिला, ठीक है। और ये जो सेंटर है ये कभी भी बदला भी जा सकता है, तो उसके लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट पर देखते रहना होता है कि अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है तो हरियाणा पीएससी की जो वेबसाइट है उस पर ही आपको प्रॉपरली वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो ये अब इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख लीजिए। एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ये देखिए, इसमें क्या है कि प्री का एग्जाम है वो आपका कितना है 200 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कि इसमें ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में ऑप्शंस होंगे। और उसके अलावा एक इसमें पेपर 2 है जिसको हम सीसेट के नाम से प्रचलित है जो, ठीक है। तो जो सीसेट वाला एग्जाम है वो एक, और एक है इसमें जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक आपका पेपर 1 हुआ जो कि जीएस का है, ठीक है। तो वो 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन होंगे। सेम इसमें भी सीसेट वाले में भी यही है, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सीसेट का एग्जाम है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। 33% नंबर आपको 33% मार्क्स उसके लिए लाने हैं और उसमें पास होना है। जब आप उसमें पास होंगे तभी आपका पेपर 1 है जो वो चेक होगा, और पेपर 1 में जितना आप स्कोर करेंगे उसी स्कोर के आधार पर आप पास या फेल कहलाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा देखिए, अब और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है। नेगेटिव मार्किंग है जो वो 1/4 है ना, एक गलत करने पर 0.25 मार्क्स है जो वो कट जाता है आपका, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। पेपर बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर होगा, तो उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि 33% मार्क्स लाने हैं आपको पेपर 2 में पास होने के लिए, ठीक। और उसके अलावा जो है वो 33% जैसे ही आप ले आते हैं तो दूसरा पेपर है जो वो आपका जो है वो चेक होने की कंडीशन में आ जाता है और फिर उसके आधार पर मेरिट बनती है, ठीक, प्रीलिम्स की, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, हाँ देखिए यहाँ पर है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, वो आपको बड़ा ध्यान में रखनी है। देखिए ये एक नई चीज है यहाँ पर, ठीक है, ये एक नई चीज है कि देखो जो आप सही है जो आंसर उस पर आप सर्कल करते हो, है ना, ओएमआर शीट जब भरते हो तो उस पर आप सर्कल करते हो, ये तो नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अगर आपने एक से एक ही आंसर में 2 गोले भर दिए, मान लीजिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में भर दिए, तो वो गलत कहलाता है और उसके लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। मतलब पेनल्टी का मतलब यहाँ पर 0.25 मार्क्स, ठीक है, 1/4 है जो वो मार्क्स आपका कट जाता है, ठीक है, एक चीज। इसके अलावा यहाँ पर हम नॉर्मली क्या होता है कि जब आप छोड़ देते हैं, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, ठीक है, तो उसके लिए आप कोई भी सर्कल नहीं भरते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है, तो क्या है आपको 5th नंबर का बबल भरना है, उसमें 4 की बजाय 5 बबल दिए होंगे, ठीक है। तो 5वें नंबर का गोला है जो वो आपको भरना होगा जिसमें आपने नहीं भरा है। अगर ऐसा नहीं किया, फेलिंग विच 1/4 मार्क्स, ठीक, तो अगर ऐसा नहीं किया तो भी आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, तब भी आपकी 1/4 पेनल्टी इस पे लगेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये एक अलग है थोड़ा सा नॉर्मल से, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें तो उसमें वही है, ठीक है। उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए वो चीज जो मैंने आपको बताई कि जब आप प्री में पास होते हैं तो फिर आपको उसमें सिलेक्शन हो जाता है प्री में और आगे मेंस के देने का मौका मिलता है, ठीक है। कितने बच्चे हैं जिनको पास किया जाएगा, तो देखिए जितनी वैकेंसी है, जैसे कि आपने देखा था 95 वैकेंसी हैं जो, मतलब टोटल जितनी वैकेंसी हैं उसके 12 गुना बच्चे हैं जो उनको पास किया जाएगा, ठीक, 12 गुना बच्चे हैं जो वो मेंस लिख पाएंगे, ठीक है। तो टोटल जितने फॉर्म भरेंगे
उससे मैटर नहीं करता, जितनी वैकेंसी है उसके 12 गुना बच्चे हैं जो वो पास किए जाएंगे प्री में, ठीक, ताकि वो मेंस में अपीयर हो पाए, ठीक। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो वो आपको प्रॉपर अपलोड करने हैं। जिस डेट पे आपकी क्लोजिंग डेट है उससे पहले पहले आपको जो आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट का है तो वो सारे कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा करके समय पर उपलब्ध कराने होंगे, समय पर आपको वो भरने होंगे। इसके अलावा EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी, ठीक है, SC ST वाला मतलब जो भी आपका सर्टिफिकेट है और लेटेस्ट है जो, वो आपको वहां पर भरना होगा, वो भी लास्ट डेट से पहले पहले, ठीक है। तो ये चीज। अब उसके बाद अगर हम मेंस के बारे में बात करते हैं तो मेंस में देखिए क्या है, मेंस टोटल कितने मार्क्स का है, मेंस है 600 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें एक आपका अंग्रेजी का पेपर है जिसको पेपर 1 बोला जाएगा, पेपर 2 है जो वो हिंदी का पेपर है, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का है और हिंदी वाला भी 100 मार्क्स का है, ठीक। उसके अलावा पेपर 3 है जो वो GS का है जो कि 200 मार्क्स का पेपर है, और पेपर 4 है जो वो भी 200 मार्क्स का है, ठीक है। पेपर 4 है जो वो भी 200 मार्क्स का है, जो कि काय चीज का है, वो है ऑप्शनल का पेपर, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं बोलूं तो ये हो गए आपके कंपलसरी पेपर 3, ठीक है, पेपर 1, 2 और 3। एक तो 2 हैं जो वो तो आपके जिस भाषा में है उसमें ही लिखेंगे, अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में ही लिखेंगे, हिंदी का पेपर हिंदी में ही लिखेंगे। GS का जो पेपर है वो और ऑप्शनल का जो पेपर है वो आपके पास चॉइस होगी, या आप हिंदी में लिखे या तो आप अंग्रेजी में, दो में से किसी एक में, ठीक है, मिक्स नहीं कर सकते, या तो किसी हिंदी में लिखे या तो अंग्रेजी में लिखे, ठीक है। ऑप्शनल कौन से हो सकते हैं उसकी लिस्ट आपको पूरी जो है वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, इनमें से कोई ऑप्शनल आपको चुनने हैं, ठीक, ये इनमें से कोई भी आप ऑप्शनल अपना चुन सकते हैं। उसके अलावा ये जो 3 हिंदी अंग्रेजी और जो GS था, ठीक है, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह माना जा रहा है और इनके कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उनके कोड आपको यहीं से देखने हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी गलती मत करना, किसी के बताने पर कोड नहीं भरेंगे आप, यहाँ से देख करके टैली करके फिर कोड भरेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंस का रिजल्ट है जो वो 4 पेपर पर, कंपलसरी पेपर और ये जो आपका ऑप्शनल का पेपर, ये कितनी देर का होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, 3 घंटे का होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में आप जो है वो GS का पेपर और ऑप्शनल पेपर को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक सुविधा है कि अगर कोई हैंडीकैप पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उनकी अगर इस लेवल की डिसेबिलिटी है कि उनको लिखने में समस्या है तो उनको क्या है कि स्क्राइब कराया जाएगा, दिलवाया जाएगा, लेकिन वो कितना हेल्प करेगा कितना नहीं करेगा वो कमीशन ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो वो चीज उनके लिए है यहाँ पर, वरना ये है कि आपको खुद ही अपना पेपर लिखना है, ठीक है। उसके अलावा है कि नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द वाइवा वॉइस, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट है जो, उसके लिए नहीं बुलाया जाएगा जब तक वो 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल रिटन एग्जाम। देखिए एक चीज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा आपको। पर्सनैलिटी टेस्ट प्री हो गया, प्री में पास हो गया, आपने 12 गुना लोगों को बुला के मेंस ले लिया। अब उन मेंस में जितने लोग अपीयर हुए हैं उनमें से जो भी लोग होंगे उनके लिए एक कंडीशन है कि सारे पेपर में 45% मार्क्स आना जरूरी है, ठीक है, सारे पेपर में 45% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका हिंदी और अंग्रेजी है उसमें कम से कम 33% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक। तो इतना जब मार्क्स होगा, मिनिमम क्वालिफाइड तो ये है, तो इतना तो लाना ही लाना है, उसके बाद फिर मेरिट बनेगी, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हमारे इतने आगे तो हमें बुलाना ही बुलाना है, नहीं, इतना तो लाना ही लाना है उस लिस्ट में आने के लिए कि जिनको जिनको बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो कि मतलब 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, टोटल वैकेंसी के 3 गुना, ठीक, वहां 12 गुना, पर्सनैलिटी में 3 गुना, ठीक है। तो जो 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे तो वो 3 गुना कैसे डिसाइड होंगे कि जितने मार्क्स आप ले आए, ठीक, तो उसमें मिनिमम पहले तो 45% और 33% का आंकड़ा आपने पार किया हो, फिर उसके बाद मेरिट बना देंगे, ठीक है। अब ये जो टोटल है वो कितने का है, 675 मार्क्स का है, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, टोटल मेंस और इंटरव्यू का जो पूरा टोटल है वो है 675 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा कि मेंस कितने का था, 600 नंबर का, 75 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो टोटल होता है 675, ठीक है। उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए उसके आगे जो अगला मेन पॉइंट है इसमें
वो आपको ये वाला है कि पर्सनैलिटी टेस्ट है जो ये यहाँ पर है, और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे, तो वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। उसके अलावा जो चॉइस वाली बात है, ठीक है, तो प्रेफरेंस ऑफ सर्विस और पोस्ट, ठीक है, तो वो आपको एक बार जो आपने भर दी, ठीक है, उसमें आप बदलाव नहीं कर पाएंगे फिर बाद में। तो इसलिए जो चॉइस है वो प्रॉपर सोच समझ के देख के ही आपको वैकेंसी के हिसाब से तभी भरिएगा। ठीक है, तो इसमें ये है पोस्ट कुछ, ठीक है, ये पोस्ट है, ये पूरी 12 पोस्ट है, ये सामने आपके लिखी हुई है। इनको प्रॉपर आप देख करके एक बार जब चॉइस भरें तो देख करके भरें। ठीक है, उसके अलावा ये नेशनलिटी की कंडीशन है, कौन कौन भर सकता है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो नेपाल का, भूटान का, उसके बाद तिब्बतियन रिफ्यूजी हो सकता है, उसके बाद इंडियन ओरिजिन का ऐसा आदमी जो माइग्रेटेड हो, कहाँ से, पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ये सारे हैं जो ये इसके क्वालिफिकेशन है, ये आपको ठीक से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम एज की बात करते हैं, फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज की अगर आप बात करेंगे तो एज लिमिट क्या है। देखिए एज लिमिट है जो वो 42 साल तक है नॉर्मली। ठीक है, 42 साल तक का कोई भी आदमी, कब से, डीएसपी को छोड़ दिया जाए अगर, ठीक है, डीएसपी एक पोस्ट है उसको छोड़ दिया है, क्योंकि डीएसपी की जो एज है वो रखी गई है 18 से 27 साल तक। ठीक है, छोटे से छोटा 18 साल का, ज्यादा से ज्यादा 42 साल का होना चाहिए नॉर्मली। लेकिन अगर कोई डीएसपी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो 27 साल से अगर वो बड़ा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और हम मानक डेट कौन सी मान रहे हैं, 1/1/2023। ठीक, इसके आधार पर आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना है। और अगर आप 18 से 42 के बीच में कहीं भी फिट हो रहे हैं तो आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हैं, मतलब सब चीजों के लिए एलिजिबल हैं सिवाय डीएसपी के। डीएसपी के लिए क्या है, 27 साल। ठीक है, चलिए उसके अलावा क्या है कि कुछ रिजर्वेशन वगैरह मिला हुआ है, जिसमें कि क्या है कि रिलैक्सेशन आप कह सकते हैं कि किन कुछ लोगों को दिया है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हैं जो हरियाणा के, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, वो 5 साल अधिक भर सकते हैं, अधिक अगर वो उससे बढ़ गए हैं, मतलब 42 के ऊपर +5। ठीक है, उसके अलावा बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा के लिए 5 साल का है। डिसेबल्ड के लिए क्या है कि ये आपका ये भी 5 साल का है, लेकिन इसमें क्या है कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 52 साल कर दिया गया है। ठीक है, 52 साल तक वो इसको भर सकते हैं। तो ये सब आपको देख लेना, ये सब का रिलैक्सेशन इसमें लिखा हुआ है कि कितना कितना किसको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो अपने आधार पर जिस भी आप कैटेगरी में फिट हो रहे हो तो वो वाली कैटेगरी के बारे में आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, ये ठीक है, ये सारा उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कैटेगरी के बारे में देख लें। इसके अलावा कुछ पुलिस की जो पोस्ट है, जैसा कि अभी मैंने डीएसपी के बारे में बोला, तो उसमें कुछ है ना फिजिकल कंडीशंस भी मांगे कि हाइट कितनी होनी चाहिए। 170.18 सेंटीमीटर की हाइट पुरुषों के लिए और 157.50 सेंटीमीटर की हाइट है जो वो महिलाओं के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो मेल के लिए एक और है जो चेस्ट का है, वो 83.82 सेंटीमीटर का जो सीना है वो होना चाहिए। और यहाँ पर क्या, चेस्ट एक्सपेंशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाएगा, जो कि 3.81 सेंटीमीटर का मैंडेटरी माना गया है। ठीक है, कि इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये चीज महिलाओं में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स सर्विसमैन के रूल्स हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया, तो ये हो गया। उसके अलावा देखिए सर्टिफिकेट है जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, वो आपको कब, क्या डेट है, ये 22/12/2019 से लेकर के ये है जो, ये आपकी वेबसाइट पर है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और फिर उस पर ही आपको अथॉरिटी से ये बनवा करके लेके आना है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बारे में ये बताया गया है, शोइंग द एनुअल इनकम फैमिली लेस देन 6 लाख। ठीक, 6 लाख से कम होनी चाहिए, उसको ही एलिजिबल। तो ये चीज आपको यहाँ पर पढ़ करके फिर मतलब कहने का कि जो भी ये सर्टिफिकेट है आपके, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, ये सारा लेटेस्ट वाला आपको बनवा करके इसमें अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम, हाँ, ये एज है जो कहाँ किसमें लिखी होनी चाहिए। देखिए एज है जो कहाँ से कैलकुलेट की जाएगी, जो आपका 10th क्लास की मार्कशीट है। ठीक है, उसमें जो एज मेंशन है उसको ही आधार माना जाएगा। ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट को। और नाम भी, आप कोई भी फॉर्म भरें तो जैसा 10th क्लास, अगर गलत भी लिखा है 10th क्लास की मार्कशीट में, तो आप फाइनली आगे भी उसे गलत ही लिखें। ठीक है, ऐसी गलती ना करें कि आपने बाद में खुद से सुधार दिया, क्योंकि मानक 10th क्लास की मार्कशीट वाला माना जाएगा। उसके आधार पर जैसा वहां दिया है बिल्कुल वैसा ही आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक है, वरना फिर क्या दिक्कत आती है। ठीक, तो जैसा है वैसा भर देना। ठीक है, उसमें आप करेक्शन वगैरह के लिए अभी मत करवाना, करेक्शन बाद में ये सब होता रहता है, लेकिन अभी जैसा 10th में है वैसा ही लिख देना, गलत है तो गलत लिख देना। ठीक, उसके बाद देख लीजिए कि
बैचलर डिग्री है जो ये होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए। किस डेट पर? इस डेट तक 28 फरवरी 2023 के हिसाब से आप कम से कम आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम फीस की बात करते हैं तो सबके लिए अलग अलग फीस है। ये आप देखिए, मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है और डिपेंडेंट सन है एक्स सर्विसमैन का अगर वो, ठीक है, हरियाणा के, तो क्या है 1000 रुपये फीस है उसकी। फीमेल्स के लिए जनरल कैटेगरी की और फीमेल डिपेंडेंट हैं अगर किसी एक्स सर्विसमैन के हरियाणा के, तो उनके लिए 250 रुपये है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट फॉर जनरल और ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है, रिजर्व्ड कैटेगरी की है, भले ही वो यहाँ की हो या किसी दूसरे स्टेट की हो, तो उनकी फीस है 250। ठीक है, दूसरे स्टेट से याद आया, देखिए दूसरे स्टेट पर ये सवाल बड़ा आ रहा है कि हम दूसरे स्टेट से तो भर सकते हैं कि नहीं। आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस आपको इन पेपर्स में पास होना होगा। ठीक है, उसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप यहाँ पर बस ये जो रिजर्वेशंस के जो फायदे हैं वो आप यहाँ पर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो हरियाणा के लिए, आपने जैसे देखा अभी रिजर्वेशन किसको किसको दिए गए हैं, रिलैक्सेशन है जो वो हरियाणा के नागरिकों के लिए दिया गया है। ठीक है, जिसके पास डोमिसाइल होगा हरियाणा का वही होगा। तो बाहर के हैं आप तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं और अपनी काबिलियत के हिसाब से कोई भी नौकरी यहाँ पर आप पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिलैक्सेशन वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा अगर आप बाहर से हैं तो। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ये मैंने बता ही दिया आपको इस पे क्लिक करना है, इस वाली लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट कर जाएगा सीधे आपके हरियाणा पीएससी की जो वेबसाइट है उस पर। ठीक, फिर वहां पर जा करके आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, अप्लाई नाउ पे जाके फॉर्म भर देना है। उसके अलावा अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, कहीं के एम्प्लॉय हैं, कहीं पे कार्यरत हैं, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो वो भी अपलोड करना होगा। उसके बारे में भी ये लिखा हुआ है, जिसके बारे में आपको प्रॉपर एक फॉर्म भर करके उसमें साइन करवा के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के आपको वो सर्टिफिकेट है जो वो प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है, हाँ, उसके अलावा जो 20 मिनट है जो कंपलसरी टाइम है ये स्क्राइब के लिए, जो आपके लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्क्राइब, अगर आप लिखने में सक्षम नहीं है तो उनको है जो कंपलसरी टाइम ऑफ 20 मिनट पर आवर विल बी अलॉटेड। ठीक है, तो वो क्या है कि 1 घंटे में, मतलब 20 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, आप ओवरऑल बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो उसके आगे अगर हम बात करें तो हाँ, अगर कोई भी आप अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं तो कमीशन के पास पूरा अधिकार है कि वो आपको बैन कर सकते हैं, या कोई भी आपके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन या पुलिस एक्शन या लीगल एक्शन है जो वो लिया जा सकता है। तो ये उसके बारे में पूरी जानकारी है कि आप किस किस तरह की, अगर मतलब आप बस ये मान लीजिए कि किसी भी तरह का आप वायलेशन अगर करते हैं, ठीक है, तो आपको आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसमें दी गई है। तो और उसके अलावा कुछ हेल्प डेस्क ये नंबर दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने के बाद भी या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट ने क्या है, कमीशन ने क्या है कि कुछ नंबर दिए हैं, ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, इन मोबाइल नंबर्स को आप ध्यान में रखिए कि नोटिफिकेशन में ही दिए हुए हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर है। उसके अलावा ये एक जो है वो आपकी ID दी हुई है, ईमेल ID। ठीक है, तो इस ईमेल ID पर आप मेल कर सकते हैं और इसके अलावा इन नंबर्स पे आप फ़ोन कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इसमें आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये है। उसके अलावा फिर अगर रिजर्वेशन वाली बात है ये, ठीक है, तो रिजर्वेशन का पूरा जो है ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस को यहाँ पर रिजर्वेशन है जो वो मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो ये है, मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई दी है। ठीक है, हाँ, तो बस इतना ही है, ये मेन इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दी। तो जल्द से जल्द अब आप इसको फॉर्म को भर दीजिए। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।